आज का पहला इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हम जीएसटी काउंसिल के बारे में देखेंगे और दूसरा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल एसटी के बारे में देखेंगे कि कैसे एसटी की लिस्ट में पर्सन्स को ऐड किया जाता है, मतलब कम्युनिटी को कैसे ऐड किया जाता है, क्या रजिस्ट्रार ऑफ इंडिया का रोल है इसमें। देखो, कोई भी एडिटोरियल डिस्कशन या प्रीलिम बूस्टर डिस्कशन आपको ये नहीं बताएगा कि कैसे एसटी की लिस्ट तैयार होती है। ये बहुत ज़रूरी है, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछती है। क्या मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का रोल है, कैसे इसको रिकमेंड किया जाता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, ये सब हम देखेंगे। फ्रंट पेज के कुछ आर्टिकल देख लेते हैं। देखो, जीएसटी के रेवेन्यू में 3 महीने में लोएस्ट रेवेन्यू रहा है, मतलब पिछले 3 महीने में सबसे लोएस्ट रेवेन्यू रहा है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जीएसटी का रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है और जीएसटी के रेवेन्यू बढ़ने से क्या होता है, स्टेट में प्रॉस्पेरिटी आती है। प्रॉस्पेरिटी कैसे आती है? क्योंकि जीएसटी में स्टेट का भी कुछ ना कुछ शेयर होता है, जिससे क्या होता है, स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट रेवेन्यू डे टू डे प्रोवाइड करवाती है। तो हम इसके जीएसटी के बेसिक्स जान लेते हैं और जीएसटी में क्या हुआ। इंपॉर्टेंट हेडलाइन यही है कि जीएसटी के रेवेन्यू डिप हुआ है पिछले 3 महीने में। ये अप एंड डाउन होता रहता है, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर इंपॉर्टेंट क्या है कि जीएसटी कैसे स्टेबलाइज्ड हुआ, जीएसटी काउंसिल का क्या रोल है, कैसे रिकमेंडेशन देती है। बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे जो प्रीलिम्स में पूछी ही जाएंगी 110%। देखो, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है। वैल्यू एडेड टैक्स कैसे होता है? जैसे मान लो कहीं पर ये फैक्ट्री लगी हुई है और रामू ने यहाँ प्रोडक्शन स्टार्ट किया और रामू के प्रोडक्शन स्टार्ट करने पे यहाँ पर बहुत सारे टैक्स लगे उसके रॉ मटेरियल पे, वो सब नहीं चूज होंगे, वो सब नहीं काउंट होंगे। उसके बाद ये प्रोडक्ट तैयार हो गया, मान लो ये टायर तैयार हो गया। अब टायर यहाँ पर ओरिजिन है, मगर ये जीएसटी की एक खासियत है, ये ओरिजिन बेस्ड टैक्स नहीं है। मतलब अगर मान लो ये वर्धा या फिर कहीं पर भी जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर ये चीज़ बनती है और ये चीज़ बनने के बाद क्या होती है, जाती है यहाँ पर दिल्ली। अब दिल्ली क्या हो गया, डेस्टिनेशन हो गया, ये डेस्टिनेशन हो गया, ये ओरिजिन हो गया। तो जीएसटी की एक खासियत है, ये ओरिजिन पे टैक्स नहीं लगता, ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ये आपको पता होना चाहिए 110%। ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको छोटी लग सकती है, सर क्या चीज़ बता रहे हैं, क्या बकवास बता रहे हैं, मगर यूपीएससी ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों में आपको परेशान करती है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जानी कि वैल्यू एडेड टैक्स है, जो इनपुट लगा वो नहीं काउंट होगा, फाइनल जब प्रोडक्ट बन जाएगा और डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा तो वहां पर काउंट होगा, ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, ये डोमेस्टिक कंजम्पशन पर लगता है। आप कोई चीज़ विदेश से इंपोर्ट कर रहे हैं, उसमें नहीं वो कस्टम ड्यूटी लगेगी भाई। ये सब बेसिक चीज़ें जो बता रहा हूं आपको कोई नहीं बताएगा, आपको जल्दी से बता देगा कि जीएसटी काउंसिल ये होती वो होती। मैं आपको एक एक चीज़ कवर कर रहा हूं जो प्रीलिम्स में पूछी जाती है। तो ये डोमेस्टिक कंजम्पशन पर लगता है कि एक शहर से दिल्ली में गया और दिल्ली में वो कंज्यूम हुआ तो वहां पर एक टैक्स लगा और ये कंज्यूमर के द्वारा दिया जाता है। फाइनली आपके जीएसटी लग जाएगा, आपके पैकेज पर लिख दिया जाएगा कि इतना जीएसटी इस पर है और कस्टमर पड़ेगा यार इस पर तो इतना जीएसटी लग रहा है। तो इस तरह से जीएसटी लगता है। ये इनडायरेक्ट टैक्स है, मतलब डायरेक्ट टैक्स नहीं है। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो ओवरऑल कंज्यूमर को दिए जाते हैं। कस्टमर देता है कि हाँ पार्ले जी के प्रोडक्ट पर इतना इनडायरेक्ट टैक्स है, उस पर लिखा हुआ है। तो आप कहेंगे हम बिस्किट खा रहे हैं, बिस्किट पे भी टैक्स दे रहे हैं। हाँ, हम हर चीज पर टैक्स देते हैं और स्टेट उससे फंड इनिशिएट मतलब फंड स्टेबलाइज करता है, ज्यादा से ज्यादा फंड का डेवलपमेंट होता है और फंड के डेवलपमेंट के बाद क्या होता है कि वो पैसा जो है डेवलपमेंट में खर्च होता है, रोड के प्रोडक्शन रोड के कंस्ट्रक्शन में खर्च होता है और बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स में खर्च होता है। ठीक है, मेन फीचर क्या है, एप्लीकेबल ऑन सप्लाई साइड। वही चीज मैंने बता दी कि आप जहां पर प्रोडक्ट पहुंच रहा है वहीं पर ये टैक्स लगेगा। देखो क्या लिखा, एज अगेंस्ट द ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। ठीक है, मतलब ओल्ड कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है, सप्लाई साइड पर लगता है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब जहां पर इसे पहुंचना है वहां टैक्स लगेगा। ओरिजिन बेस्ड के अगेंस्ट है जो पुराना प्रोविजन था। ड्यूल जीएसटी, देखो ड्यूल जीएसटी होता है कैसे, एक सेंटर का जीएसटी होता है जिसे सीजीएसटी बोलते हैं, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और दूसरा स्टेट का जीएसटी होता है जिसे स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोलते हैं। अब आप ये प्रोविजन पढ़ रहे हैं तो आपको तो ये पता भी लग रहा है कि जीएसटी इतने टाइप के हैं, जीएसटी ऐसे ऐसे लगता है, मगर कस्टमर को सिर्फ इतना पता होता है इतना इनडायरेक्ट टैक्स लगा। आप कोई भी चीज देखेंगे, पार्ले जी का प्रोडक्ट देखेंगे, कहीं भी देखेंगे तो सिर्फ उससे इतना ही पता लगेगा कि केवल
हमारे प्रोडक्ट पर इतना टैक्स लगा है, SGST CGST सब मिंगल हो जाते हैं, ओवरऑल एक ही टैक्स दिखाई देता है। तो सेंटर का अपना टैक्स लगता है, स्टेट का अपना टैक्स लगता है, और क्या कुछ इंटर स्टेट टैक्स होते हैं। मतलब ये IGST क्या है एक्चुअली प्रोविज़न है, मगर ये दिखाया नहीं जाता है। जब लिस्ट उस्ट बनती है तो उसमें ये नहीं दिखाया जाता इंटर स्टेट टैक्स लगा। तभी आगे आप देखेंगे कि IGST एक टैक्स का कोई वो टैक्स प्रोविज़न नहीं है, मगर ये एक ऐसी चीज़ है जो टेक्निकली दिखाई जाती है। मान लो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में प्रोडक्ट गया, मान लो यहाँ पार्ले जी बना हिमाचल प्रदेश में, अब हिमाचल प्रदेश से यूपी में जो है प्रोडक्ट गया, अब यूपी में प्रोडक्ट जाने पर इंटर स्टेट टैक्स लग जाता है ये। अब ये टेक्निकली तो आपको दिख रहा है, मगर आप जब इसे रियल में देखेंगे, थ्योरेटिकली दिख रहा है, रियल में आपको ये नहीं दिखेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यूपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, कैसे ये GST इन्फोर्स हुआ, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। पहली इंपॉर्टेंट चीज इसे इंट्रोड्यूस किया गया था 2014 में। 2014 से पहले भी इसे इंट्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारी जद्दोजहद हुई, मगर ये नहीं हो पाया। अपोजिशन ने बहुत ज़्यादा इसका अपोज किया, मगर 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट फुल मेजॉरिटी से आई, उसने 122वां अमेंडमेंट बिल प्रस्तुत किया। 122वां अमेंडमेंट बिल प्रस्तुत करने के बाद, चर्चा होने के बाद, ओवरऑल 2 साल में 2016 में इसे राज्यसभा से अप्रूवल मिल गया, और ये कॉन्स्टिट्यूशन का 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बन गया। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या हो गया, GST हो गया। आपको मुझे बताना 102 किससे रिलेटेड है, 103 किससे रिलेटेड है, और 104 किससे रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नहीं पता तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए नो, मैं जरूर आपको शेयर करूंगा टेलीग्राम चैनल पर और कमेंट बॉक्स में, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या कि सेंट्रल GST बहुत सारे टैक्सेस को कवर करता है, स्टेट GST बहुत सारे टैक्सेस को कवर करता है। जैसे क्या होता है, सेंट्रल GST के अंदर एक्साइज ड्यूटी आ जाती है, सर्विस टैक्स आ जाते हैं। आपको पता होगा जब सर्विसेज इंट्रोड्यूस हुई थी 90s के करीब, तो उस समय केवल सेंटर के पास हक था कि वो उस सर्विसेज पर टैक्स लगा सकते थे और उसका पैसा कलेक्ट कर सकते थे। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे रिफॉर्म आया, और जो सर्विसेज टैक्स लगाए जाने लगे, उसका सेंटर के पास जो पैसा जमा होने लगा, उसको स्टेट के साथ शेयर किया गया, ठीक है। अब ऐसे ही स्टेट GST क्या कवर करता है, वैल्यू एडेड टैक्स कवर करता है, लग्जरी टैक्स कवर करता है। अब मैंने आपको बताया था इंटीग्रेटेड टैक्स, इंटीग्रेटेड GST क्या होता है, इंटर स्टेट लगता है। आगे क्या लिखा, IGST पर से इज नॉट अ टैक्स बट बाई अ सिस्टम टू कोऑर्डिनेट स्टेट एंड यूनियन टैक्स। मतलब स्टेट का GST और यूनियन का GST को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक IGST लगता है, टेक्निकली लगता है, मगर आपको ये नहीं दिखेगा। इसलिए क्या लिखा, IGST इज नॉट अ टैक्स। आप इतना वर्ड जरूर याद रखना, ये यूपीएससी ऐसे पूछती है कि IGST क्या टैक्स है या फिर कोऑर्डिनेट करने के लिए केवल ये बना है। हाँ, आप कहेंगे हाँ केवल ये कोऑर्डिनेट करने के लिए बना है, इट्स नॉट अ टैक्स, ठीक है। Another important point is related to Article 146A. 146A is talking about power of tax. मतलब मीन्स टू से स्टेट क्या कर सकती है, कब पावर टैक्स लगा सकती है। देखो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, और सुप्रीम कोर्ट में केस इस बात पे था कि स्टेट के पास GST के अलावा पावर है, क्या वो टैक्स लगा सकती है। तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा नहीं नहीं, स्टेट के पास पावर नहीं है, GST के आने से वो पावर छिन गई। नहीं, मगर आर्टिकल 246 में ए में क्या कहा गया कि GST तो लग रहा है, ठीक है, मगर स्टेट का अगर मन है तो वो GST के अलावा भी टैक्स लगा सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज नोट डाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अगली बात क्या है, GST काउंसिल से रिलेटेड है। GST काउंसिल से रिलेटेड क्या बात बताई गई है कि आर्टिकल 279A के अंदर बताया गया है कि प्रेसिडेंट 1 साल के अंदर GST काउंसिल बनाएंगे, और GST काउंसिल का जो चेयरमैन होगा वो हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, जो इस समय निर्मला सीतारमण जी हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्टर्स को नॉमिनेट करेगी एज अ मेंबर। पहली ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई। अदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब वोटिंग होगी किसी भी प्रोविजन से रिलेटेड, किसी भी रूल से रिलेटेड या टैक्स में अमेंडमेंट से रिलेटेड, तो आप हमेशा याद रखना सेंटर का वोटिंग पावर जो है वो 1/3 है। 1/3 का मतलब अगर 100 वोटिंग पावर है तो 33% वोटिंग पावर सेंटर के पास है, 2/3 बाकी जो बची हुई पावर है 66% वो स्टेट के पास है। तो ये आप सब याद रखना, ठीक है, प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आई कि डिसीजन जो है वो 3/4 मेजॉरिटीज होगा। मतलब
75% कोई भी प्रोविजन, कोई भी रूल्स पे अमेंडमेंट करना है तो 3/4 की मेजोरिटी चाहिए, 75% वोट चाहिए, ठीक है। तो केवल सेंटर की मनमानी नहीं चलेगी, एक डेमोक्रेटिक है, मतलब जीएसटी एक दिखाता है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है, स्टेट के बीच कोऑर्डिनेशन कैसे बिठाया जाता है, सेंटर कैसे डेमोक्रेटिकली चलती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। तो ये कुछ हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किए, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए जीएसटी से रिलेटेड। अभी हम नेक्स्ट एक्सपो सेट के बारे में डिस्कस करेंगे, मगर एक्सपो सेट से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अल्कोहल पर कोई जीएसटी नहीं लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सेपरेट अपने टैक्स लगाती हैं, और ऐसे ही पेट्रोल पर भी अलग टाइप का टैक्स है। ये दो चीज़ें याद रखना, ये दोनों जीएसटी के अंदर नहीं आते हैं, अल्कोहल कंजम्पशन और पेट्रोल, ठीक है। ये सब चीज़ें आप याद रखना। इसमें आर्टिकल 1-46 को ज़रूर याद रखना, और जीएसटी काउंसिल कैसे स्टेबलाइज होती है, कैसे 101 अमेंडमेंट हुआ आपको मुझे बताना है, 102 अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, 103 और 104। नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड है एक्सपो सेट के बारे में। इसको हम फुल फॉर्म कहते हैं एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट। इस आर्टिकल में कुछ भी नहीं है, आपको बस दो चीज़ें याद रखना है। पहली चीज़, ब्रह्मांड में हमारे क्या होता है, डिफरेंट टाइप की रेज होती हैं, तो हम उन्हें नग्न आंखों से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए हमें बहुत सारी अलग इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या करते हैं हम, एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट, मतलब इस तरह की रेज बनाते हैं जिससे हम सैटेलाइट की इन्वेस्टिगेशन कर सकें, रिसर्च कर सकें। तो एक्स-रे हमारे क्या होगा, एक सैटेलाइट ऊपर जाएगा लोअर अर्थ ऑर्बिट में, और लोअर अर्थ ऑर्बिट में जाने के बाद वो क्या करेगा, अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाएगा, और इस सैटेलाइट से कुछ रेज निकलेंगी एक्सरे की फॉर्म में। ये रेज क्या करेंगी, जो ब्रह्मांड में अदर इंस्ट्रूमेंट हैं या ऑब्जेक्ट हैं, इंस्ट्रूमेंट तो नहीं कहना चाहिए, ऑब्जेक्ट हैं, जैसे हमारे प्लेनेट हैं, ब्लैक होल है, बहुत सारी चीज़ें, इनसे कुछ रेज निकलती हैं, उन्हें हम नंगी आंखों से नहीं पढ़ सकते, इसलिए हम एक्सरे छोड़ते हैं। तो एक्सरे के थ्रू क्या होता है, उससे पता चलता है कि रेज कहाँ से आ रही। पोलरीमीटर का क्या मतलब है, जैसे बहुत सारी रेज आती है, मान लो ब्लैक होल से ऐसे रेज आ रही हैं, अब पोलरीमीटर क्या करेगा, इसको एक फॉर्म में तब्दील कर देगा, एक में ऐसे। अब ये जब एक में तब्दील कर देगा तो इसकी एक खासियत होगी, ये यहाँ से पता लगाएगा कि कितनी डिस्टेंस से आ रही है, किस तरह की रेज है, क्या इसका क्या करेक्टर है। तो ये सिर्फ एक्सपो सेट में आप इतना याद रख लो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एक्सपो सेट फ्रंट पेज पर आर्टिकल आया, इसे लॉन्च किया जा चुका है। हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था एक्सपो सेट के बारे में, उस टाइम लॉन्च करने की तैयारी चल रही थी, मैं अभी फिर से डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपको ये कंठस्थ हो जाए, आपको कोई भी चीज आपकी रहनी नहीं चाहिए, आप एकदम स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट एकदम बना लें, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये पाइनियर पोलरीमीटर मिशन है, क्योंकि ये ओनली वर्ल्ड का सेकंड मिशन है नासा के इमेजिंग एक्सरे पोलरीमीटर एक्सप्लोरर के बाद। इससे पहले एक्सरे के थ्रू, पोलरीमीटर एक्सप्लोरर के थ्रू नासा ने वर्ल्ड की ऑब्जेक्ट को डिस्कवर किया था, मतलब उस पर रिसोर्सेज का पता लगाया था, किस तरह का है, किस तरह की उसकी करेक्टर है, किस तरह की उसका क्राइटेरिया है, ये सब चीज़ें। तो पाइनियर पोलरीमीटर मिशन है, स्टडी करेगा वेरियस डायनामिक्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेज एक्सट्रीम कंडीशन, मतलब एक्सट्रीम कंडीशन में वेरियस एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेज को स्टडी करेगा, जैसे ब्लैक होल हो गया, ये से। अब क्या है, एक्सपोसेट लॉन्च किसके द्वारा किया गया, देखो इसरो के द्वारा, और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट है बेंगलुरु में, इसके साथ मिलकर लॉन्च किया गया। पोलिक्स के बारे में बताऊंगा अभी। साइंटिफिक पेलोड्स क्या है, दो पेलोड हैं इसमें साइंटिफिक, एक है पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरे, पोलिक्स जिसे बोलते हैं, और एक एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी टाइमिंग, ठीक है, इन लो अर्थ ऑर्बिट। मतलब ये जो एक्सपो सेट है ये लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया जाएगा। इसमें दो पेलोड हैं, दो पेलोड का मतलब हो गया दो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट हैं, डिटेक्टर हैं, जिसका पहले का नाम है पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरेज, दूसरे का नाम है एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग, ठीक है। अब पोलिक्स का क्या काम है, मैंने आपको पहले ही, इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया कि जो डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ आएंगी जगह जगह से ऐसे, ये पोलरीमीटर क्या करेगा, सबको मर्ज कर देगा और एक जगह से गुजारेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, ये डिग्री और एंगल देखेगा कि जो रेज आ रही हैं ये किस एंगल से आ रही हैं, कितना डिग्री है इसका, ये सब देखा जाएगा, ठीक है। और इसके फोटोन की मतलब एनर्जी रेंज क्या होगी, 8 से 30 किलो इलेक्ट्रिक वोल्ट, ठीक है। फोटोन को ये स्टडी करेगा जो यहां से फोटोन आएंगे। अब स्पेक्ट क्या है,
स्पेक्ट के बारे में मैंने अभी बताया आपको, स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग। ये देखेगा कि कितने टाइम में कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंफॉर्मेशन आ रही है, कितनी रेंज से एनर्जी आ रही है, कितने टाइम लग रहा है फोटोन को सैटेलाइट तक आने में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? इंपॉर्टेंस यही है कि हमें एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेज के बारे में पता चलेगा, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, हमारा माइंड का डेवलपमेंट होगा, और कुछ ऐसा हमें मिल सकता है जो हमारी अर्थ के एनवायरनमेंट के लिए भी बेनिफिट हो और हमारे क्लाइमेट चेंज के लिए भी बेनिफिट हो। अब एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेज इन्होंने बता दिए क्या क्या होते हैं। ब्लैक होल होते हैं, न्यूट्रॉन स्टार होते हैं, गैलेक्टिक न्यूक्लियाई होते हैं, पल्सर निकलती हैं, आपने सुना ही होगा, सूर्य से निकलकर पल्स रेज आती हैं जो हमारे मैग्नेटोस्फीयर को नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक है, अब इसमें इन्होंने फिर वही बात बता दी, कंबाइनिंग करेगा पोलरीमीटर ऑब्जर्व को, और कुछ नहीं है इसमें, बस इतना आपको याद रखना। ये यहाँ पर इन्होंने पुरानी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि ये 2023 में लॉन्च होने वाला है, नहीं, ये 1 जनवरी 2024 में लॉन्च हो चुका है, आप इतना याद रखना। ठीक है, अदर मिशन आप देख लो, आदित्य L1 मिशन लॉन्च हो चुका है, अपनी जगह पर ये 6 जनवरी तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखना, ये लॉन्च हो चुका है। चंद्रयान 3 सक्सेसफुल लॉन्च हो चुका है। शुक्रयान लॉन्च होना है, ये वीनस का मिशन आप याद रखना। गगनयान लॉन्च होना है, ये हम लोअर अर्थ ऑर्बिट में अपने मैन्ड स्पेस मिशन है, मतलब मैन को भेजेंगे। और निसार जो है हमारा, ये भी लॉन्च हो चुका है। हम इसमें इसरो के साथ मिलकर, इसरो और नासा के साथ मिलकर ग्लोबल एनवायरनमेंट के बारे में जानेंगे। देखो, निसार के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो अर्थ पर हमारे एक्टिविटी चल रही है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ रही है, एग्रीकल्चर की ग्रीनरी कहाँ खत्म हो रही है, फॉरेस्ट कहाँ खत्म हो रहे हैं, इससे रिलेटेड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड है एसटी से रिलेटेड। देखो, फ्रंट पेज पर एक आर्टिकल आया है, आपने ध्यान दिया होगा तो फ्रंट पेज पर आर्टिकल आया कि एट द लास्ट हिमाचल प्रदेश ने हत्ती एक कम्युनिटी है, उसको एसटी का दर्जा दे दिया है, क्योंकि सेंटर के थ्रू, प्रेसिडेंट के थ्रू उसे नॉमिनेट किया जा चुका। हमारे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एसटी का दर्जा कैसे दिया जाता है। आप अक्सर न्यूज़ में पढ़ते होंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इन कम्युनिटी को एसटी का दर्जा देंगे अगर हम इस स्टेट में इलेक्शन जीतते हैं। तो ये ऐसे नहीं होता है कि उनके कहने से हो जाएगा, इसके लिए प्रॉपर बिल लाया जाता है। आप समझ लो क्या हुआ, एक लॉकूर कमेटी आई थी 1965 में। कब आई थी? 1965 में एक लॉकूर कमेटी आई थी। 1965 में इस लॉकूर कमेटी ने कुछ क्राइटेरिया बनाए थे, कहा था कि इसके आधार पर, इन क्राइटेरिया को जो कम्युनिटी फॉलो करेगी उसके आधार पर आप किसी को भी एसटी का दर्जा दे सकते हैं। ठीक है, अब ये क्राइटेरिया क्या बताए थे इन्होंने? देखो, ये क्राइटेरिया इनके द्वारा क्या बताए गए थे? इंडिकेशन ऑफ प्रिमिटिव ट्रेट, मतलब जो एसटी कम्युनिटी है उसके अंदर प्रिमिटिव ट्रेट होना चाहिए, दिखना चाहिए कि हाँ ये एसटी हैं, इनके अंदर ये पुराने तरीके से जी रहे हैं, इनका कल्चर अलग है। ठीक है, डिस्टिंक्ट कल्चर होना चाहिए, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं वो शहर की पॉपुलेशन के साथ मिंगल होकर रह रहे हैं, बहुत अलग रहना चाहिए उन्हें, साइनेस होना चाहिए कम्युनिटी से कांटेक्ट करने का, और बैकवर्डनेस होना चाहिए। ये कुछ क्राइटेरिया लोकूर कमेटी के द्वारा बनाए गए थे। आगे क्या पॉइंट बताया? ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल इज स्टिल फॉलोइंग द, मतलब ये कहना चाह रहे हैं रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो होता है आज भी लोकूर कमेटी की रिकमेंडेशन को फॉलो करता है, और कोई भी एसटी की लिस्ट जब बनाई जाती है तो लोकूर कमेटी की रिकमेंडेशन कंपलसरी होती है फॉलो करना, और आरजीआई मतलब रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से परमिशन मैंडेटरी है। ये आपको पता होना चाहिए। जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसे इंपॉर्टेंट नहीं मान रहे हैं तो ज़रूर पछताएंगे। प्रोसेस ऑफ एडिंग टू द एसटी लिस्ट, कैसे एसटी लिस्ट में एडिट होता है? देखो, शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में कैसे ऐड किया जाता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये कहीं भी न्यूज़पेपर में नहीं मिलेगी आपको, कहीं भी आपको प्रीलिम के डिस्कशन में नहीं मिलेगी। कैसे होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, ट्राइब को ऐड करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंडेशन देती है। ठीक है, ये रिकमेंडेशन जाती है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के पास। ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री कह लो या मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर क्या करती है, इसको रिव्यू करती है और कर देती है सेंड रजिस्ट्रार जनरल के पास। अब रजिस्ट्रार जनरल क्या आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आते हैं। इसको अप्रूवल अगर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया अप्रूवल कर देते हैं, फिर ये जाती है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के पास। शेड्यूल ट्राइब जो है, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब देख लेता है कि हाँ इनके अंदर एसटी की क्राइटेरिया फॉलो करने का सिस्टम, मतलब एसटी के ट्रेड मिलते हैं, इन्हें देना चाहिए एसटी का स्टेटस।
ये क्या करता है, कैबिनेट को भेज देता है, कैबिनेट फाइनल डिसीजन ले लेता है। अब क्या करता है, कैबिनेट एक बिल इंट्रोड्यूस करता है पार्लियामेंट में। ये पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है किस लिए, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल कास्ट ऑर्डर है उसको अमेंड करने के लिए, और जो शेड्यूल ट्राइब का ऑर्डर है 1950 उसको अमेंड करने के लिए। ओवरऑल क्या होता है, इसे सिंपल मेजोरिटी से लोकसभा और राज्यसभा में पास कराया जाता है और फाइनल डिसीजन ले लिया जाता है अंडर आर्टिकल 341 और 342। आप ये जान लीजिए यहाँ पर 341 जो रिलेटेड है वो शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड है, कैसे शेड्यूल कास्ट को ऐड किया जाएगा और उससे निकाला जाएगा। और 342 आर्टिकल जो है एसटी से रिलेटेड है कि कैसे एसटी की पॉपुलेशन को ऐड किया जाएगा, निकाला जाएगा। तो फाइनल अप्रूवल कैबिनेट के बाद क्या होता है, बिल जाता है और बिल के बाद फाइनल अप्रूवल प्रेसिडेंट दे देते हैं और फिर प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन इशू कर देते हैं और स्टेट गवर्नमेंट क्या कह देती है कि आपको एसटी का दर्जा मिलता है। तो ये प्रोसेस आपको हर हाल में पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई भी डिस्कस नहीं करेगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लोगों में शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमारे पास व्यू नहीं आ रहे हैं, रिसोर्सेज का अभाव है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक ज़रूर कर दिया करिए और कमेंट ज़रूर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ हमारे और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे इनिशिएटिव हम स्टार्ट कर सकें। थैंक यू वेरी मच।